नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन अपने यूट्यूब चैनल कैरियर एकेडमी पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे पॉलिटी या संविधान का विषय है, टॉपिक है, वो सभी एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। 23 जून का आपका सीजीटीटी का एग्ज़ाम है, इसलिए मैं वीडियो ये बना रहा हूँ। जो जीएस वाला पोर्शन है, कल वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था सीजीटीटी के लिए, तो उसमें आप देखे होंगे कि मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, संविधान से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, इस आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे यूपीएससी भी दे रहे हैं, उसके लिए भी ये काम आने वाला है। इसमें हम लोग लास्ट में एमसीक्यूज भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे इसमें क्या समझाया गया है। ठीक है, देखिए लास्ट में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही साथ आप लोग नोट करते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं बताते जाऊँगा एक एक पेज, आप लोग नोट करते चलेंगे। सबसे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, देखिए संविधान, आप तो सभी को मालूम है कि संविधान, हमारे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो भाग बताना चाहूँगा, उस दिन ही बताया था मैं। भाग हम लोग 3 पढ़ते हैं मेनली, भाग, अनुसूची और क्या पढ़ते हैं, अनुच्छेद पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो मैंने बताया था कि हमारे संविधान में जो है भाग कितने हैं। भाग जो है टोटल 22 भाग है। अनुसूची कितने हैं, 12 है। और अनुच्छेद जो है 395 अनुच्छेद है। ठीक है ना, ये हम लोग पढ़ चुके थे, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मौलिक अधिकार, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार पढ़ने वाले हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार। ठीक है ना, मौलिक अधिकार। तो ये जो है कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में है, तो याद रखेंगे। अगर भाग की बात करूं तो भाग 3 में है। ठीक है ना, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। और अगर अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद स्टार्ट होता है इसका, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा रिवाइज के लिए, कि भाग 1 में क्या है, भाग 1 में है संघ, मतलब जो भारत है वो उसके राज्य हैं, उनका उल्लेख है। और भाग 2 में है नागरिकता है, सिटीजनशिप, जो नागरिकता मिलती है, हम भारत के नागरिक हैं, वो वाला। और तीसरा में जस्ट जो है मौलिक अधिकार। ठीक है ना, ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक लेकर है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग, अनुच्छेद किसके बारे में बात करते हैं, तो अनुच्छेद 12 के बारे में हम लोग थोड़ा सा बस बात कर लेते हैं। ठीक है ना, अनुच्छेद 12, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, अनुच्छेद 12 से। तो अनुच्छेद 12 में याद रखेंगे आप लोग कि जितने भी विधानसभा है, ठीक है ना, विधानसभा है, संसद है, विधानसभा, संसद, ये सब उसमें शामिल है, याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार नगरीय निकाय, स्थानीय निकाय है, ये भी शामिल है। स्थानीय निकाय, नगरीय निकाय, ये शामिल है इसमें। ठीक, उसके बाद है सरकार का राज्य विधानमंडल, तो शामिल ही है। अन्य सभी निकाय जैसे कि ओएनजीसी की बात करते हैं, ठीक है ना, एलआईसी की बात करते हैं, ये भी अनुच्छेद 12 में शामिल है। लेकिन इसमें क्या शामिल नहीं है, याद रखना है, तो इसमें न्यायालय वाला जो है वो शामिल नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है ना, न्यायालय से संबंधित ये नहीं है अनुच्छेद 12, बस इतना ही याद रखना है इसमें। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या बात करते हैं कि ये जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का उल्लेख 12 से 35 तक में आप सभी जानते हैं। जिसमें मौलिक अधिकार कैसा अधिकार होता है कि ध्यान से सुनिएगा, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार संविधान, हमारे भारतीय संविधान द्वारा दिया गया एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति के एक नैसर्गिक अधिकार होता है, जो उनसे कोई नहीं छीन सकता है, जो बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन अधिकारों पर राज्य या सरकार कोई भी क्या है, अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती दोस्तों। इसलिए क्या है, मूलभूत अधिकार बोला जाता है, इसको कोई नहीं छीन सकता, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा इसे न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है। अगर कोई हमारा मौलिक अधिकार, हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से मौलिक अधिकार है, कोई हनन कर रहा है तो हम लोग डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है ना, और कोर्ट में उससे कड़ाई से पालन किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि मौलिक अधिकार हमारे संविधान का भाग है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, मौलिक अधिकार के बारे में। और 13 में तो कुछ नहीं है, 13 में याद रखना है सिर्फ जो है असंगत, दूसरे शब्दों में न्यायिक समीक्षा योग्य है, कि मौलिक अधिकार जो है इसमें कुछ अगर नियम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये सभी न्यायालय में थोड़ा चुनौती दी जा सकती है, ये वाला है, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है। अल्पीकरण को व्यक्त करता है अनुच्छेद 13 जो है। तो मूल अधिकार की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। मूल अधिकार, देखिए ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक में है।
भाग कौन सा है? अगर भाग की बात करते हैं तो भाग 3 में है। ये व्यक्तियों को दिया गया एक नैसर्गिक अधिकार है जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें राज्य जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है? न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। मतलब कोई पालन नहीं कर रहा है हमारे मौलिक अधिकार का, कोई हनन कर रहा है। हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, कहीं घूमने का अधिकार है, कहीं भी हम लोग को घर बनाने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, विदेश भ्रमण करने का अधिकार है, ठीक है ना? हवा लेने का अधिकार है, सब अधिकार है। कोई अगर रोकता है तो हम लोग डायरेक्ट कोर्ट में जाके उसको फिर उसके ऊपर केस हो सकता है डायरेक्ट, दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना? बहुत ही कड़ाई से पालन होता है इसका। इसे कहाँ से अपनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखिए, ध्यान से सुनते रहिए। इससे जो है मूल अधिकार का जो हमारा वो जो है मतलब आइडिया है कि मूल अधिकार भारत में भी होना चाहिए, ये कौन से देश के संविधान से अपनाया गया है? तो ये जो है अमेरिका, अमेरिका में भी मूल अधिकार है। तो वहाँ का जो सिस्टम है वो भारत वालों को अच्छा लगा, इसलिए क्या है मौलिक अधिकार है हमारे भारतीय संविधान में भी शामिल किया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना? चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कि मूल अधिकार जो है कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार क्या है। अभी वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में याद रखेंगे दोस्तों आप लोग, वर्तमान में 6 प्रकार के हैं। पहले कितने थे? पहले बात करते हैं तो 7 प्रकार के थे। 7 प्रकार में क्या था? संपत्ति का अधिकार था, याद रखेंगे। पहले संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब है क्या? अब नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, अब मौलिक अधिकार नहीं है। ये संपत्ति का अधिकार क्या बन गया है? अब कानूनी अधिकार बस बना हुआ है, मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना? संपत्ति का अब आप लोग क्वेश्चन माइंड में ये होगा कि संपत्ति का अधिकार को क्यों हटाया गया है मौलिक अधिकार से? तो देखिए दोस्तों, इससे क्या है, सरकार तो बाधा पहुंचती थी अपने कामों में। जैसे कि हम लोग बात करते हैं दल्ली राजरा इधर साइड से रावघाट साइड रेल लाइन गया है, ठीक है ना? अगर संपत्ति का अधिकार रहता, संपत्ति का अधिकार मतलब उसको कोई हटा ही नहीं सकता, उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती न्यायालय के अलावा, ठीक है ना? परिवर्तन परिवर्तन सिर्फ न्यायालय ही कर सकता था। तो इसीलिए क्या है, संपत्ति का अधिकार को हटाया गया है। मान लो रेल लाइन बिछाना है सरकार को, जैसे यहाँ बिछाया जा रहा था, बीच में कोई घर बना हुआ है, ठीक है ना? तो उसको क्या है, सरकार निकाल नहीं पाती थी। तो आवागमन का साधन बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा अगर मूल अधिकार रहता तो संपत्ति का अधिकार। इसीलिए क्या है, सरकार क्या करती, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दी गई है। जहाँ पे वो काम करना चाहती, फैक्ट्री स्थापित करना चाहते हैं या फिर मार्ग, आवागमन का मार्ग वो उसका सुदृढ़ करना चाहती है, बनाना चाहती है, तो वो जो ज़मीन को वो क्या है, सरकारी रेट पे उनको पैसा दे देती है या दूसरी जगह उनको ज़मीन दे देती है, ठीक है ना? अगर संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार होता तो उस ज़मीन को छेड़छाड़ कुछ नहीं कर सकता। हमारा बन पाता क्या? रेल लाइन नहीं बन पाता। जैसे यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, इधर घर है, ऐसे घर है, ऐसे घर है। अब क्या है, सरकार को रेल लाइन बनाना है, सीधा बनाना है, ठीक है ना? तो ये जो रेल लाइन है, इसमें ये जो एरिया है, ये जो घर है, ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा। अगर मौलिक अधिकार रहता तो कुछ नहीं बना पाती सरकार, कैसे ही बनाती रोड? तो अब मौलिक अधिकार क्या है, मतलब जो संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो गया है, तो इससे क्या है, घर को सरकार मतलब क्या है, अपने कब्जे में लेकर उन जो लोग रहे हैं उनको क्या है, मुआवजा दे देती है, पैसा दे देती है, या दूसरी जगह उनको जमीन लेके दे देती है। जो सरकारी जमीन होती है उनको दे दिया जाता है, ठीक है ना? और नौकरी भी दे दिया जाता है। तो इसीलिए इनको दिक्कत आती थी, सरकार को काम करने में बाधा आती थी, इसलिए संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। सिंपल से यही याद रखना है। और याद रखना है अब बात करते हैं मौलिक अधिकार। 6 प्रकार के पढ़े हैं हम लोग, 6 प्रकार के पढ़े हैं। उसका मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। मौलिक अधिकार, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, ठीक है ना? इसे कहाँ से अपनाया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के संविधान से अपनाया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। कहाँ से? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, याद रखेंगे, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका संविधान से लिया गया है। भाग 3 में उल्लेख है, अभी मैंने जिक्र किया था। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसका जिक्र है, ठीक है ना? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है कि सबसे मूलभूत जो अधिकार होता है व्यक्तियों के लिए, उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो सबसे मूलभूत अधिकार कौन सा है हमारा? भाग 3 ही है, मौलिक अधिकार। इसीलिए भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है ना? उसके बाद है इसमें देखिए, संपत्ति का अधिकार की हम लोग बात कर रहे थे कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, ठीक है ना? अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, याद रखेंगे, ठीक ना? संपत्ति के अधिकार की बात किया जाए तो ये मौलिक अधिकार जो था, स्वतंत्रता का अधिकार था, 19 के अंतर्गत शामिल था, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, लेकिन उसको हटा दिया गया है। देखिए कट किया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो है अब वर्तमान में नहीं है, अब ये क्या है, कानूनी अधिकार बन के रह गया है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने जिक्र किया था कि संविधान संशोधन क्या है, कि पहला संविधान का बुक का कोई भी बुक है आपके पास, ठीक है, कोई भी बुक है, इसमें पहले से लिखा हुआ रहता है, नोट्स लिखा हुआ है। एक बार तो मतलब खरीद के ले आए हैं आप लोग। अब कोई दूसरा बुक है,
उसमें कुछ कंटेंट है लेकिन आपकी बुक में नहीं है, तो आप इसमें कुछ सुधारते हैं या फिर कुछ भी लिख रहे हैं इसमें कुछ सुधार देते हैं या फिर कुछ करेक्शन करके लिखते हैं, कुछ गलत लिख गया है या फिर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो लिखते हैं। तो पहली बार कुछ चीज़ लिखेंगे, इसमें संशोधन करेंगे, करेक्शन करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, प्रथम संशोधन कहलाएगा। उसी प्रकार कुछ दूसरा इसमें कुछ पैड ऐड कर देते हैं या फिर और कुछ लिखते हैं इसमें, ठीक है ना, या फिर डाटा सुधारते हैं तो क्या कहलाएगा, सेकंड संशोधन कहलाएगा। तो इसी प्रकार संविधान में जो बुक में नियम कानून में जो संशोधन किया गया 44वें नंबर में, तो 44वें नंबर में क्या बोला गया है कि 44वें नंबर में मतलब क्या किया गया था, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है ना। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 44 संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था, 1978 में हुआ था, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता था, आप लोग सभी को मालूम होना चाहिए कि मौलिक अधिकार टोटल जो है 12 से 35 तक है, ठीक है ना, और संपत्ति का अधिकार 19 में आता था, पहले 19 में। अब जो है मौलिक अधिकार तो रहा नहीं, अब कानूनी अधिकार बन गया है, तो अनुच्छेद किस में चला गया है, ये 300A में चले गया है, याद रखेंगे, 300 का बोल सकते हैं या 300A बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गलत नहीं करना है इसको, ठीक है, इतना याद रखिएगा, नोट कर लीजिए आप लोग साथ साथ। देखिए क्या लिखा है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A या 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार कर दिया गया है, ठीक है ना, याद रखना है, 44वें संविधान संशोधन, बार बार बोल रहा हूँ, गलत नहीं करना है इनको। उसके बाद है मौलिक अधिकार कौन कौन से, हम लोग 6 प्रकार के पढ़े हैं मौलिक अधिकार, पहले तो 7 प्रकार के थे, संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन 1978 से संपत्ति का अधिकार हट गया है, तो अभी 6 ही अधिकार हैं, ठीक है ना, याद रखना है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। समानता मतलब क्या होता है, इक्वलिटी होता है दोस्तों, याद रखना है, समानता मतलब इक्वलिटी होता है। स्वतंत्रता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रीडम बोलते हैं, ठीक है ना। शोषण मतलब क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना है। धार्मिक को क्या बोलते हैं, तो रिलीजियन बोलते हैं। संस्कृति को क्या बोलते हैं, संस्कृति और शिक्षा को एजुकेशनल वाला बोलते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, उपचार मतलब क्या होता है, रेमेडीज बोलते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक। इसका अनुच्छेद याद करेंगे, सबसे पहला जो हमारा मौलिक अधिकार है वो कौन सा अनुच्छेद में है, मतलब कौन सा मौलिक अधिकार है, तो याद रखेंगे स्वतंत्र समानता का अधिकार, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं इसको नोट कर रहा हूँ, मतलब गोला लगा रहा हूँ। देखिए समानता का अधिकार हमारा पहला मौलिक अधिकार है। दूसरा कौन सा है, तो स्वतंत्रता का अधिकार, पहले सभी लोग क्या है समान रूप से बुलाया जाएगा, ठीक है ना, समानता दी जाएगी, सभी लोग समान है करके, उसके बाद उन लोग को स्वतंत्र किया जाएगा। पहले तो जो भी है शक्ति वितरण कर रहे हैं मान लो, ठीक है ना, तो सभी व्यक्तियों को क्या है समान समान रूप में पैसा बांट दिया जाएगा। मान लो एक बात करते हैं, कोई भी नया हम लोग साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं, नई दुनिया बसा रहे हैं, तो जितने भी लोग हैं उनको क्या है मान लो समान समान रुपये में जैसे बांट देते हैं। जैसे अभी महतारी वंदन योजना है, उसमें हम लोग सभी को 1000 रुपये दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब वो 1000 तो सबको मिल गया है, अब वो किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं उसके लिए वो बिल्कुल स्वतंत्र है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले समान रूप से तो वितरित कर दिए हैं पैसा को, उसके बाद उनकी मर्जी है कि वो पैसा 1000 को है, सभी को 1000 मिला हुआ है महिलाओं को, तो किस प्रकार से उसको यूज़ करती है, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो उसका जो है स्वतंत्र है, उसका कोई शोषण कर सकता है क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार है उनको, ठीक है ना। उनको क्या है धर्म से संबंधित खर्च करने का भी अधिकार है, और शिक्षा एवं संस्कृति अपने बच्चों के लिए भी मतलब खर्च कर सकती है वो, और लास्ट में उपचार का अधिकार है। सिंपल से याद रखना, इसका ट्रिक भी है, अगर ये वाला जो बोला हूँ वो भी ट्रिक याद हो जाता है तो बढ़िया है, ये समझ के नहीं याद हो रहा है तो उसका भी मेरे को पास है इसको सॉल्यूशन, ठीक ना। आप बिल्कुल क्या है साथ ही बने रहिए मेरे चैनल के माध्यम से, लगातार इसमें बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो डाला जा रहा है। इससे ये ऑथेंटिक बुक है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं बिल्कुल इसमें ऑथेंटिक बुक जो लक्ष्मीकांत का है जी, ठीक है, जो सभी पढ़ते हैं यूपीएससी वाले लोग भी, उससे मैं प्रीफर करता हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए समानता, सबसे पहले मैं वही बताया हूँ, ध्यान से सुन लीजिए एक बार। समानता का अधिकार मतलब वही वाला है कि सभी को जो है, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के वो महातारी वंदन योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं को समान रूप से बांट दिए हैं पैसा 1000, ठीक है ना। अब 1000 को वो कैसे यूज़ करेंगे महिलाएं लोग, वो उनके ऊपर है, स्वतंत्र है, ठीक है ना, कोई उनका शोषण नहीं करेगा, ये याद रखना है। उसके बाद क्या है, वो किसी में भी खर्च कर सकती है, धर्म काम में लगाते थे, पूजा पाठ के कार्य है, ठीक है ना, उनमें लगा सकती है पैसा को, ठीक है ना, या फिर संस्कृति से कुछ संबंधित है, ठीक है ना, उसको घूमने उमने जाना है, या फिर शिक्षा में खर्च करना है अपने बच्चों का, या खुद की पढ़ाई ही करनी है तो उसमें खर्च कर सकती है, ये सब है, सिंपल से है। तो याद रखना 12 से 35 हम लोग अनुच्छेद पढ़े हैं दोस्तों, क्या पढ़े हैं, 12 से 35 हम लोग अनुच्छेद पढ़े हैं, जिसमें से सबको बांटा गया है, 6 मौलिक अधिकार में उस अनुच्छेद को बांटा गया है। तो पहला जो है 14 से 18 तक, ये पहला वाला कौन सा पढ़े थे, समानता का अधिकार। फिर 19 से लेकर 22 तक ये कौन सा होगा, समानता के बाद स्वतंत्रता था। फिर 23 से लेकर 24 तक ये कौन सा होगा, तो शोषण कोई नहीं करेगा उसका। फिर 25 से लेकर 28 तक ये किसका है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और 29-30 किसका है,
तो 29-30 याद रखना है दोस्तों। ये जो है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं हम लोग। मौलिक अधिकार देखिए, ट्रिक के माध्यम से देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, फिर से वही आ रहा है, बार बार रिपीट होगा, मैं बार बार इसमें रिपीट करने के लिए ही बनाया रहता हूँ ये कंटेंट जो है। भारतीय संविधान के भाग 3 में किस चीज़ का उल्लेख है? मौलिक अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के लिए मिला है अधिकार ये, कि नागरिकों के अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता, नागरिकों को सभी रूप के समान रूप से न्याय पाने का अधिकार है, ठीक है ना। या कोई धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी को है। न्यायालय के सामने सभी समान है, कोई छुआछूत की भावना नहीं है। धर्म को अपने रूप से मान सकते हैं, ईश्वर के साथ जैसे भी संबंध स्थापित कर सकते हैं, ठीक है ना। अपना जो है स्कूल खोल सकते हैं, अल्पसंख्यक लोग भी, उनको भी स्वतंत्रता दी गई है। शिक्षा अपनी संस्कृति को, अपना धरोहर को अपना वो रख सकते हैं, अक्षुण्ण रख सकते हैं, ये सब दिया गया है अधिकार। चलिए आगे देखते हैं, याद रखने का ट्रिक क्या है। अब हम लोग देखें, सबसे पहला अधिकार कौन सा था, देख लीजिए। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका ट्रिक याद रखना है, एक ही ट्रिक है, वो है समस्त शोध। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। समस्त शोध संस्कृति के उपचार। देखिए, सम से क्या है? समानता हो गया। स्त से क्या है? स्वतंत्रता हो गया। शो से क्या है जी? शोषण का अधिकार है। ध से क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। संस्कृति तो पूरा लेना है, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार पढ़े हैं। और उपचार में क्या, उपचार में क्या पढ़े हैं? तो धार्मिक एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर है? ट्रिक क्या है? समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं, ठीक है ना। ये ट्रिक है पूरा, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। सम से क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है? तो 14 से 18 में है। समस्त, आधा जो मतलब स जुड़ा हुआ है त में, वो क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है, 1922 में। फिर नेक्स्ट स्टार्ट है 23 से 24 में, शोषण वाला है। फिर ध पढ़े हैं, ठीक है ना। समस्त शोध संस्कृति उपचार के लिए किए जाते हैं, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। ये वाला है धार्मिक, ध से हो गया, संस्कृति और उपचार, ये वाला हो गया, ठीक है। तो उपचार वाला एक ही याद रखेंगे। लास्ट में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, सिर्फ सिंगल अनुच्छेद है, 32 तक है, ठीक है। 35 तक नहीं ले जाना है, हालांकि 12 से 35 पढ़ते हैं, उसको हम लोग बताऊंगा बाद में मैं। इसमें आप लोग 14 से 32 तक बस ले जाना है। और संस्कृति का अधिकार 29-30 में है, याद रखना है। 31 अभी नहीं है, 31 में वो संपत्ति का अधिकार वाला था, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। और 25 से 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 से 28 देख चुके हैं हम लोग, इसको नोट कीजिएगा। अब देख लेते हैं हम लोग पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, ये वीडियो देख लिए तो आपका फुर्सत है फिर, ठीक। कोई भी एग्जाम है आपका बनेगा ही बनेगा, इसलिए मेन जो डिटेल वाला आप लोग को देखना जरूरी है। चलिए देखते हैं, समानता का अधिकार। क्या देख रहे हैं हम लोग कि समानता का अधिकार क्या है? चलिए देखते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है? तो 14 से 18 तक में है दोस्तों, याद रखना है। कौन सा अनुच्छेद में है? तो 14 से 18 तक में अनुच्छेद में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 14 क्या बोलते हैं हम लोग देखेंगे। समानता का अधिकार तो है, तो विधि के समक्ष समानता बोल रहे हैं, मतलब कानून हो गया, न्यायालय हो गया, या जज के सामने सभी को समान रूप से देखा जाएगा। कोई मान लो अमीर है, कोई गरीब है, ऐसा नहीं है कि अमीर को क्या है वो लाफ देंगे, मतलब उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करेंगे, उनको कोई सजा नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कानून के सामने सब समान है, यही बोला गया है। देखिए, इसका अर्थ है कि कानून के सामने सब एक समान है, तथा राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, उन पर एक समान लागू होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर आदमी है या कोई उच्च कुल का आदमी है, ब्राह्मण है, तो उनके लिए कानून अलग होगा, वो हत्या किए हैं तो उनको सजा नहीं मिलेगी, या गरीब कोई हत्या किया है तो उसको सजा मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक जो अपराध है, जिस प्रकार से संविधान में उल्लेख है कि ऐसा डकैती है, चोरी है, मर्डर है, इसके लिए ये सजा मिलती है, तो मिलेगी ही, चाहे उच्च जाति का हो, चाहे उच्च आदमी हो या नीचा आदमी हो, ठीक है ना। ये बोलते हैं। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है ना। धर्म, कोई भी धर्म का हो, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये मौलिक अधिकार है हमारा। कोई अगर धर्म करता है कि भेदभाव, कि नहीं आप ये धर्म के हो, आप ये मतलब मैं इस धर्म का हूँ, आप छोटे धर्म के हो, मैं बड़ा धर्म का हूँ, ऐसा भेदभाव नहीं है। अगर कोई रिपोर्ट करता है तो आपको सजा हो सकती है, याद रखना है, ऐसा नहीं करना है। नस्ल जैसे भी हो, चाहे गोरा हो, काला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जाति, कोई भी जाति का हो, चाहे ST SC OBC जो भी हो, ठीक है ना, सब समान है व्यक्ति। लिंग, चाहे महिला हो, पुरुष हो, ठीक है ना, या तृतीय लिंग हो, सब, कोई भेदभाव नहीं करना है।
जन्म स्थान, कहीं कभी जन्म कहीं भी हुआ है, इसमें थोड़ी भेदभाव करेंगे आप कि नहीं मेरा जन्म यहाँ हुआ है बालोद में तो मेरा जन्म हैदराबाद में हुआ है, इसमें कोई भेदभाव है कि नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है अनुच्छेद 15 यही बोलता है कि राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। याद रखेंगे, राज्य सरकार कोई भी इसमें भेदभाव नहीं करेगी कि नहीं ये महिला है तो पुरुष में भेदभाव करते हैं, तो ये धर्म का है, जाति का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 16 है दोस्तों। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है, याद रखेंगे कि लोक नियोजन के विषय में ये नौकरी में अवसर की समानता, नौकरी में अवसर की समानता होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप ये है आरक्षण दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि वो नीचे स्तर से उठाने के लिए। मेन जो सरकार का क्या काम है कि सभी को समान लेवल पे ले आना। ये जो लेवल है, ये जो ऊपर का लेवल है, सभी को समान लेवल पे ले आना है। ठीक है ना, तो मान लो कोई निचली है, जैसे कि मान लो जो जनरल वर्ग है पूरा मतलब ऊंचा पहुंच गए हैं, ओबीसी वाले लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है ना, एससी वाले लोग यहाँ तक पहुंचे और एसटी लोग हैं यहीं तक पहुंचे हुए हैं। सभी को क्या है, सरकार को इस जो बॉर्डर लाइन है उसको मतलब उसमें क्या है टच कराना है, मतलब सभी को एक ऊंचा स्थान दिलाना है, सभी मतलब जाति को। तो इनको क्या है आरक्षण दे देती है, तो इन लोग भी क्या है यहाँ पहुंच पाते हैं। ठीक है ना, जॉब में लग पाते हैं। ठीक, तो इसीलिए क्या है इनको आरक्षण दिया गया है, या अपवाद स्वरूप है। लेकिन मेन क्या है, लोक नियोजन या नौकरी से संबंधित विषय में अवसर की समानता क्या है, अनुच्छेद 16 में है। ठीक, ये याद रखना है आपको। उसके बाद अनुच्छेद 17 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप लोग सभी जानते होंगे, पढ़े भी नहीं होंगे तब तो भी सभी लोग जानते होंगे कि अस्पृश्यता, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, अनटचेबिलिटी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है अनटचेबिलिटी, ये है अस्पृश्यता का अंत बोलते हैं। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत है। छुआछूत कोई नहीं करेगा ना कि आप ये धर्म के हो, कि आप सतनामी हो, कि आप मोची हो, ये सब वाला कोई नहीं करेगा। कि आप मुस्लिम हो, हिंदी हो, सिख हो, ये धर्म नहीं मानेंगे, ये ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग मत आइए, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर कोई केस कर देता है दोस्तों सजा मिलेगी, आपको याद रखना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। तो अनुच्छेद 17 याद रखेंगे, अनुच्छेद 17 क्या बोलता है, अस्पृश्यता का अंत बोलता है। इसके अंतर्गत अस्पृश्यता के वो एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यदि आप किसी के धर्म, जाति के आधार पर उसे छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो सजा मिलेगी आपको। उसके बाद है अनुच्छेद 18 क्या बोलता है, देखिए साथ साथ में दोस्तों नोट करते चलेंगे ना। ठीक, धैर्य बनाए रखिए। वीडियो एक बार में आप सभी जानते हैं मैं वीडियो बनाता हूँ तो एक बार में पूरा खत्म करता हूँ। बहुत कोचिंग वाले जो यूट्यूबर है अलग अलग पार्ट बनाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है एक पार्ट में ही बना लूँ, भले वो लंबा जाए। ठीक है ना, चलिए। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत बोलता है कि उपाधियों का अंत हो गया है। पहले उपाधि धारण करते थे ना, जैसे इसमें क्या लिखा है समझ लेते हैं कि इसके अंतर्गत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। अब भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम के पहले कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता। उदाहरण, स्वतंत्रता से पूर्व जैसे उपाधियां थी, जैसे कि महाराज, सुल्तान, बादशाह, राय बहादुर, ठीक है ना, महात्मा, ठीक है ना, लोकमान्य, ये सब थी। ठीक है ना, सभी जान रहे हैं। तो ये सब उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है, ये स्वतंत्रता के पहले थी। राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे कि राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि के लिए किए जा सकते हैं, पर इन्हें आप उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, याद रखेंगे। ठीक है ना, राष्ट्रीय पुरस्कार क्या लिखा है, राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि लिए जा सकते हैं, लेकिन उपाधि के रूप में ये मेरी उपाधि है करके ऐसा तो कुछ नहीं है, पुरस्कार है सिर्फ, याद रखना है। ठीक है ना, अपवाद में जैसे कि वही है एजुकेशन व आर्मी वाला है, आर्मी वाले में लिखते ही हैं, ये अपवाद है, मतलब ये उपाधि जो है प्रचलन में है। जैसे कि प्रोफेसर लिखते हैं, ठीक है, प्रोफेसर तो लिखते हैं, डॉक्टर भी लिखते हैं, ये भी एक प्रकार से उपाधि ही है ना। ब्रिगेडियर लिखते हैं, ठीक है ना, ये डॉक्टर होते हैं आर्मी वाला, ये सब वाला है। ठीक है ना, ये तो लिखते हैं। जनरल लिखते हैं, एडमिरल लिखते हैं, वाइस एडमिरल लिखते हैं, जो टीचर वाले लोग को सर मैडम बोलते हैं। ठीक है ना, ये सब भी है, तो ये सब उपाधि चलता है, ये अपवाद है। लेकिन बाकी जो पहले उपाधि मिलती थी बादशाह, राय बहादुर, ये इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है ना, ये याद रखेंगे कंडीशन भी। और 18 क्या है, उपाधियों का अंत है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग जो हमारा, देखिए दोस्तों याद रखेंगे, अभी तक हम लोग देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला मौलिक अधिकार पढ़े थे, हमारा ट्रिक क्या था जी बताइए, हमारा ट्रिक था समस्त, देखिए ध्यान देंगे, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए है, पढ़ें। सम से क्या पढ़े हैं, समांतर पढ़ते हैं। और स्त से क्या पढ़ते हैं, स्वतंत्रता पढ़े हैं। और शो से क्या पढ़ेंगे, तो शोषण वाला पढ़ेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ध से धार्मिक एवं स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति का अधिकार है ये वाला, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना, तो अभी तक हम लोग जो है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद कहाँ तक पढ़े हैं, अनुच्छेद हम लोग पढ़े हैं 18 तक पढ़े हैं।
ठीक है ना, 14 से 18। ये कौन सा अधिकार है तो सभी को मालूम होना चाहिए, ये जो है समानता का अधिकार है। ठीक है, समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। अनुच्छेद देखिए 15, 16, 17 और 18, मैं बोल रहा हूँ लिखूंगा अब नहीं। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है कि विधि के समक्ष मतलब कानून के समक्ष सभी समान है, ये बोलते हैं। और 15 क्या बोलता है, किसी भी व्यक्ति को लिंग, जन्म स्थान, जाति, रंग, ठीक है ना, लिंग, नस्ल, ये सब के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बोलता है। 16 में क्या है, अवसर की समानता है, अवसर मतलब सरकारी नौकरियों में। लेकिन कुछ जो निचली जनजाति है उनको क्या है ऊपर उठाने के लिए, ठीक है, नीचा जो कास्ट है उनको नीचा उठाने मतलब ऊपर उठाने के लिए क्या है, उनको आरक्षण दिया जाता है। ये बात है। 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, कि छुआछूत की भावना को खत्म कर दी गई है। अब 18 में क्या है, उपाधियों का अंत पढ़े, ठीक, ये याद रखना है ऐसे। उसके बाद दूसरा है हमारा, स्टार्ट होता है स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक होगा, तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक होगा दोस्तों, याद रखना है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान समय में हमें कुल 6 स्वतंत्रता का अधिकार है, पर मूल संविधान में कितनी है, 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है, याद रखेंगे। ठीक है ना, मूल संविधान में 7 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है, लेकिन याद रखेंगे कि अभी जो वर्तमान में 6 है। मूल संविधान में कितना था, अगर मूल संविधान में पूछता है जब संविधान का गठन हुआ तो कितना था जी, 7 था। संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन संपत्ति का अधिकार कब हटा है, तो अब सभी को मालूम होगा, वो है 1978 में हटाया गया है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब कानूनी अधिकार हो गया है संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना, याद रखना है इसको। अभी 6 है, पहले 7 था। 19 के अंतर्गत देखते हैं, 19 के 1 के अंतर्गत, तो देखिए 19 में कौन कौन सा अधिकार है। पहला इसमें है बोलने की स्वतंत्रता, बोलने या वाक एवं अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब क्या होते हैं, हम अपनी बात या अपनी विचार कहीं भी किसी के सामने रख सकते हैं, हमको कोई रोक सकता है क्या, नहीं रोक सकता, ये हमारा मौलिक अधिकार है, याद रखेंगे। बोलने की स्वतंत्रता है, हम कहीं पे भी बोल सकते हैं। वाक मतलब वही बोलना है। अभिव्यक्ति मतलब अपना विचार रख सकते हैं किसी के भी सामने, ये हमारा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 एक बोलता है। उसके बाद अनुच्छेद 19 का बी क्या बोलता है, सभा करने की स्वतंत्रता। क्या बोल रहा है, शांतिपूर्वक बोला गया है ना, यहाँ पे याद रखेंगे, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता बोला गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, शांतिपूर्वक है, ठीक है ना। प्रेस की स्वतंत्रता किस में आएगा, मतलब समाचार या सूचना का अधिकार, ये जो है ये अनुच्छेद 19 के इसी में आएगा। प्रेस का अधिकार भी, प्रेस याद रखेंगे, समाचार वाला, ठीक है ना। प्रेस का अधिकार भी अनुच्छेद 19 का में आएगा। और 19 खा में क्या है, शांतिपूर्वक एवं निरयुद्ध युद्ध मतलब बिना युद्ध के सम्मेलन की स्वतंत्रता में सार्वजनिक सम्मेलनों, सभाओं एवं जुलूसों के अधिकार भी सम्मिलित है, याद रखेंगे। सभा करने की स्वतंत्रता इसी में है, जुलूस वुलूस का अधिकार। उसके बाद अनुच्छेद 19 सी क्या बोलता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन मतलब क्या है, संघ को हो गया, कोई सहकारी समिति हो गया, बनाने की स्वतंत्रता है। जैसे संघ में कंपनी, सोसाइटी, राजनीतिक दल हो गया, श्रमिक संघ हो गया, ये सब बना सकते हैं। ये अनुच्छेद 19 का ग बोलता है, सी। अनुच्छेद 19 डी क्या बोलता है, कहीं पर भी आप आवागमन कर सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में प्रतिषेध था, लेकिन धारा 370 हटा है, तो अब क्या है, जम्मू कश्मीर में भी आप क्या है, निर्बाध मतलब बिना बाधा के आप आराम से वहाँ जाके रह सकते हो, ठीक है ना, घूम सकते हैं वहाँ। अब मान लो घूमने गए हैं, जैसे कि ऐसे होता है, घूमने गए हैं, कोई जगह पसंद आ सकता है, तो कहीं पे भी हम लोग रह भी सकते हैं। तो जस्ट उसके बाद अनुच्छेद में क्या है जी, निवास एवं बसने की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। निवास करने से पहले हम लोग को क्या है, घूमना पड़ेगा, सभी को मालूम है। आप लोग घूमेंगे ही, सबसे पहले देखेंगे ना जी जगह कैसे है, घर भी लेने जाते हैं, कोई ज़मीन लेने जाते हैं, सबसे पहले देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, उसके बाद हाँ पसंद आता है, तब घर बनाते हैं, बसते हैं वहाँ। तो वही अल्टरनेट है, सबसे पहले घूमेंगे, उसके बाद निवास करने या घर बसाएंगे। उसके बाद 19 में संपत्ति का अधिकार था, एफ में उसको हटा दिया गया है, ठीक ना, याद रखेंगे। जी में क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रता। क्या बोल रहे हैं कि वित्तीय व्यवसाय, वाणिज्य, व्यापार आप लोग अपने अनुसार कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम हो, ठीक है ना, अपने अनुसार कर सकते हैं। कोई अवैध या अनैतिक पेशा मतलब अवैध रूप से ना हो, ठीक है ना, याद रखना है, या अनैतिक पेशा ना हो, लेकिन उसके अलावा क्या है, आप जो भी काम कर सकते हैं, ठीक है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। चलिए एक बार इसमें रिवाइज कर लेते हैं, देख लीजिए। 19 ए क्या बोलता है, बोलने की स्वतंत्रता या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में प्रेस का अधिकार भी है, याद रखेंगे। प्रेस के अधिकार के अंतर्गत समाचार सूचना वही वाला तो है ना, प्रेस, उसी को बोलते हैं। उसके बाद है 19 का बी, सभा शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। 19 का सी क्या बोलता है, संघ एवं समिति बनाने का अधिकार। डी में क्या बोलता है, चौथे नंबर पे घूमने जाएंगे जी। ई में क्या करेंगे, तो घर बसाएंगे। और एफ में तो हट गया है, वो एफ को नहीं याद रखना है, ठीक है, संपत्ति का अधिकार हट गया है। और 19 के जी में क्या करेंगे, तो कुछ भी व्यापार कर सकते हो, चाहे कपड़ा बेच सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये बहुत सारे प्रकार हम लोग कर सकते हैं, तो व्यापार की स्वतंत्रता है। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको, स्वतंत्रता का अधिकार।
19 से लेकर किस में है, 22 में है, ठीक है। लेकिन 19 वाले में ही कंडीशन है बहुत सारा। 19 का क मतलब ए, ठीक है। दोनों प्रकार से आ सकता है, इंग्लिश में भी आएगा तो ए आएगा, हिंदी में आएगा तो क आएगा, ठीक है ना। 19 का ख मतलब बी, 19 का ग मतलब सी, 19 का घ घ है ना मतलब डी, 19 का क ख ग घ उसके बाद र अंगम ये वाला है। इसमें इसका अंत क्या होगा, ई होगा। उसके बाद 19 का है, एफ तो नहीं था, एफ को हम लोग हटा देते हैं, तो उसके बाद क्या है, चा आएगा, चा तो हट गया है तो छ आएगा। छ क्या होता है जी, तो बताइए, ई एफ जी होगा। तब सभी को मालूम होना चाहिए ए में क्या है, बोलने अभिव्यक्ति एवं वाक्य की स्वतंत्रता है। 19 का बी क्या बोलता है, शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, जुलूस निकालने का अधिकार। 19 का सी क्या बोलता है, ये वाला ग वाला, तो आप सभी को मालूम है कि संघ एवं समिति बनाने का अधिकार, कोई राजनीतिक दल हो गया, श्रमिक पार्टी हो गया, ये वाला है, ठीक है ना। 19 का डी क्या बोलता है, घा वाला जो है, कहीं भी आवागमन या घूमने का अधिकार है। और ई क्या बोलता है कि कहीं भी बसने का अधिकार या घर बनाने का अधिकार है, याद रखेंगे, ये बोलता है हमको। और जी क्या बोलता है, कोई भी हम लोग कार्य कारोबार शुरू कर सकते हैं, ये वाला बोलता है, ठीक। 19 वाला सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो खत्म हो गया है। अब 19 के स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 19 वाला देखे थे हम लोग। अब देख लेते हैं 20, 21, 22 देखना है। तो 20 में क्या बोला गया है, अब एकदम सिंपल सा है, मेन हमारा था 19 वाला ही था। अब इधर एकदम आगे फटाफट चलेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए समझ भी आ जाएगा। अनुच्छेद 20 क्या बोलता है, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, दोष सिद्धि के संदर्भ में बोल रहा है, ठीक है ना, याद रखना है अच्छे से। दोष सिद्धि, इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ध्यान देंगे दोस्तों कि सुनेंगे, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध यदि वर्तमान विधि के अनुसार अपराध नहीं है, ठीक है ना, तो उसे दोषी नहीं माना जाएगा। वह अपराध के लिए वर्तमान प्रचलित विधि के अधीन सस्ती मतलब जो सजा मिल रही है उसी को हकदार का हक होगा, ठीक है ना, ये बोलता है, ठीक है। उसके बाद है, देखिए यहां जो लिखा हुआ है क्या बोला गया है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। हाँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ध्यान से पढ़िएगा कि इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति से, अच्छा ये 21 वाला बोल रहा है, सॉरी, ये हमारा 20 वाला है। दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, मतलब वही बताया था, कोई भी व्यक्ति को सजा जो है पुराने में जो मिल रही थी कठोर सजा, वो मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। अभी वर्तमान में जो प्रोसेस चल रहा है, मान लो कोई चोरी किया है व्यक्ति, ठीक है, पहले पहले मान लो मिलता था उसको, मान लो उसको 5 साल की सजा मिलती रही होगी, मान लो, बोल रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे। मान लो कोई व्यक्ति चोरी किया है, पकड़ा गया है, तो मान लो पहले के ज़माने में उसको 5 साल की सजा होती थी, लेकिन अब जो है सिर्फ 2 साल की सजा होती है। तो उस व्यक्ति जो अभी वो चोरी किया है काम, ठीक है ना, तो उसको 5 साल के लिए सजा मिलेगी कि 2 साल के लिए मिलेगी, तो यही बोला गया है, अधिकार है हमारा कि अभी जो वर्तमान में नियम है उसी के अनुसार उसको सजा मिलेगी, मतलब 2 साल की ही सजा मिलेगी, कोई उसको 5 साल की सजा नहीं दे सकता, ठीक है ना, ये याद रखना है। और एक अपराध किया है तो सजा क्या है, एक ही मिलेगी, 2-3 ठोक मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। अगर 2-3 ठोक देता है तो क्या है, कानूनी अपराध है, आप इसके खिलाफ दायर कर सकते हैं याचिका कोर्ट में। तो 20 का एक क्या बोलता है, एक अपराध की सजा है, याद रखेंगे, एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी, ये बोलते हैं। दूसरा क्या बोलता है, अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत उसको सजा मिलेगी। अभी जस्ट जिक्र किया है, जिस अपराध के लिए जो सजा का प्रावधान है, मतलब चोरी के लिए मान लो कि उसको 5 साल की सजा है या 2 साल की सजा है, लेकिन तो उसको क्या है, उम्र दंड नहीं दे सकते आप लोग, उम्र कैद की सजा, ठीक है ना, याद रखना है, उसको नहीं दे सकता न्यायालय जो है। अगर देता है ऐसा तो फिर वही मतलब क्या है, उसी के खिलाफ मतलब केस दर्ज हो जाएगा जो सजा दिया है, ये याद रखना है। उसके बाद है, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बहुत बार ऐसे करते हैं ना, पुलिस लोग ले जाते हैं, ठीक है ना, जुर्म कबूल नहीं करते रहते तो उनको बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं, ठीक है ना, और उनको क्या है, उगलवाते हैं कि कबूल करवाते हैं कि आप क्या है सजा किए हो बोलो करके। तो उस कंडीशन में क्या है, ऐसा बाध्य नहीं कराया जा सकता। मान लो ऐसा बाध्य करा दिया गया है, आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको पढ़े हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंतर्गत उसको न्यायालय में ले जाना जरूरी है। तो मान लो, आप लोग ध्यान से समझेंगे कि मान लो कोई व्यक्ति पुलिस के मतलब उसका जो प्रताड़ित है ना, पुलिस जो है प्रताड़ित कर रहे हैं थाना में, ठीक है ना, कि आप क्या है एक चोरी किए हो, मान लो नहीं भी किए रहे होगे, ठीक है, तो भी प्रताड़ित कर रहे हैं कि कबूल करो, मतलब उसको क्या है एक्सेप्ट करो कि आप चोरी किए हो करके, आप नहीं कर रहे हो तो बहुत मार पीट रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग मान लो क्या है कर भी लेते हैं, हाँ मैंने किया है करके, लेकिन जब कोर्ट में जाएंगे तो आपका जो मेन बयान होगा, ठीक है ना, किए हो कि नहीं किए हो, अगर नहीं किए हो बोलेगा कोई बात नहीं, ठीक है, पुलिस के सामने जो भी बोल रहे हो वो वैल्यू नहीं है, लेकिन जज के सामने जो बोलोगे वही सही होगा, ठीक है ना, ये याद रखना है, मैंने उस दिन ही बात की थी।
उसके बाद है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखना है, क्या बोलता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार है। कानूनी सीमा के अंतर्गत ना, कानून का उल्लंघन ना हो। किसी भी व्यक्ति से जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार बोलता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 21 में किस चीज का उल्लेख है, क्या क्या उल्लेख है, ये हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 21 की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, ध्यान से समझेंगे आप लोग। अनुच्छेद 21, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दोस्तों, जिसमें जो है स्वच्छ पर्यावरण रखने का अधिकार है, जीवन रक्षक अधिकार करने का अधिकार है, निजता का अधिकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी यूपीएससी एग्जाम में आया था दोस्तों, याद रखेंगे। निजता का अधिकार, निजता मतलब निजता का अधिकार मतलब प्राइवेसी का अधिकार है। आप क्या है, अपनी बात किसी को बताते हुए नहीं है, वो भी अधिकार है। मान लो मोबाइल है आपको, किसी को नहीं देते हैं तो भी क्या है, आपका पर्सनल चीज़ है, वो निजता का अधिकार है। कोई आपका मोबाइल को क्या है गलत उपयोग करता है, ठीक है ना, या उसका डाटा से छेड़छाड़ करता है या उसको हैक करता है, तो भी आपके खिलाफ मतलब उसके खिलाफ आप क्या है केस दर्ज कर सकते हो, ये भी आपका निजता का अधिकार है, याद रखेंगे। आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, आपको स्वास्थ्य का अधिकार है बिल्कुल, ठीक है ना, ये सब अधिकार है। कोई भी आपको हथकड़ी लगा रहा है तो उसके विरुद्ध अधिकार है, ये सब बहुत सारे। सूचना का अधिकार, वो भी इसी में है। विदेश यात्रा, निजता का अधिकार, और विदेश यात्रा तो भूलना ही नहीं है। विदेश भ्रमण करने का अधिकार, मतलब विदेश यात्रा का अधिकार है आपको, ठीक है ना, ये भी मौलिक अधिकार है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है ना। सोने का अधिकार, सोने का अधिकार भी किसा है? सोना मतलब स्लीपिंग, शयन करना, वो भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं हम लोग, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अनुच्छेद 21 का ए क्या बोलता है। अनुच्छेद 21 का ए बोलता है शिक्षा का अधिकार बोलता है। क्या बोलता है? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में क्या है? 86वें संविधान संशोधन द्वारा, मैंने बता दिया था, जितना भी आपके अनुच्छेद में जुड़ा रहेगा, ए बी सी डी जो भी जुड़ा रहेगा, ठीक है ना, एक पूर्णांक के साथ, मतलब एक अंक है उसके साथ, तो वो क्या है? संशोधन ही कहलाएगा। तो 86 नंबर का जो संविधान में संशोधन किया गया था, करेक्शन किया गया था 2002 में, तो इसके अंतर्गत क्या बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रावधान जोड़ा गया है। कि 6 वर्ष से में बच्चे कौन से क्लास में एडमिशन लेते हैं? तो पहली क्लास में एडमिशन लेते हैं। 6 से 14 वर्ष मतलब कितना होगा? 6, 7, 8 मतलब तीसरी हो गया, ठीक है ना। तो 6 से 8 तक देखिए आप लोग, 8 साल मतलब 8वीं तक बोल रहे हैं, ठीक है ना, याद रखना है। तो 8वीं तक मतलब क्लास 8वीं तक क्या है? निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य करने का प्रावधान जोड़ा गया है दोस्तों, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 का ए है, 86वें संविधान संशोधन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 2002 है, ठीक, गलत नहीं करना है इसको। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग, अनुच्छेद 22 है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार हमारा खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 22 क्या बोलता है? देखिए, अनुच्छेद 22 बोलता है कि किसी व्यक्ति को सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किए जाने की दशा में निम्न संरक्षण है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, ध्यान देंगे, कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। जो भी अधिकारी जो है या जो भी पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करेगा, ठीक है ना, तो उस व्यक्ति को, जिसको गिरफ्तार कर रहे हैं, उसको बताएगा पुलिस की क्या है, क्यों गिरफ्तार कर रहा है, ठीक है ना, ये कारण बताना होगा, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। सेकंड क्या बोलता है? उसे 24 घंटे के अंतर्गत दंडाधिकारी, दंडाधिकारी मतलब क्या होगा? जो न्याय योग्य अधिकारी होगा, ठीक है, उसके समक्ष वो क्या है? पेश करना पड़ेगा 24 घंटा। मैं वही बताया था कि कोई भी हिरासत में ले लिया है किसी व्यक्ति को, अब पुलिस क्या है बहुत मारपीट कर रही है, मान लो क्या है आप अपराध नहीं भी किए हो तो भी क्या है आपकी जब आपके साथ जबरदस्ती करके वो एक्सेप्ट करवा रही है कि आप ये सजा किए हो बोलो करके, मान लो आप बोल भी देते हैं, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं उन लोग, लेकिन आप जब मेन 24 घंटे के अंतर्गत आपको पेश किया जाएगा दंडाधिकारी के पास, न्यायालय में, तब क्या है आप लोग जो बयान देंगे वही सही रहेगा। भले आप लोग जबरदस्ती दबाव में पुलिस के सामने एक्सेप्ट कर लिए रहेंगे कोई जुर्म जो है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा दोस्तों, बार बार ये बोल रहा हूँ, समझेंगे उसको। और थर्ड क्या बोलता है अपराध के बाद? कि अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा, ठीक है ना, अपने पसंद के वकील, अपना जो पसंद का वकील होगा, जो भी है अपना वकील रखना चाहते हैं, अपनी रुचि का वकील, परामर्श करने और बचाव करने का आपके पास अधिकार होगा दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकता, याद रखेंगे, जब तक दंडाधिकारी नहीं बोलेगा कि 24 घंटे से ज़्यादा रख लो करके, इस कैदी या अपराधी जो भी है करके, ठीक है ना, पुलिस गिरफ्तार किया है जिसको, उसको नहीं रख सकते 24 घंटे से ज़्यादा, याद रखना है। उसके बाद है अपराध से पहले, अपराध से पहले क्या स्वतंत्रता है? अपराध कर लिए हैं, ये कंडीशन में था, ये तो दंडात्मक निरोध था भी जो पढ़े हैं कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, अपराध किए उसके बाद का है, लेकिन अपराध से पहले हमारा क्या स्वतंत्रता है ये देखिए। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं, वो है निवारक निरोध
निरोधक कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये थोड़ा सा अपवाद है दोस्तों, याद रखेंगे कि व्यक्ति जो अपराध नहीं किया है, अगर लग रहा है उसको कि पुलिस अधिकारी को कि कोई व्यक्ति अपराध करने वाला है तो उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वारंट दिखाने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, याद रखना है इसमें, ये कंडीशन देख लीजिए कि वारंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ऐसे व्यक्ति को बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है, याद रखेंगे। एक जो ऐसी कंडीशन है, और ऐसी कंडीशन कब आती है, ठीक है ना, हम लोग अच्छे से संविधान में और पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो मैं डिटेल पढ़ा ही रहा हूँ। तो याद रखना है दोस्तों, दंड ऐसा कंडीशन तब आता है जब कोई टेररिज्म, कोई आतंकवादी है जिसको सभी लोग जानते रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन क्या है उसका सबूत नहीं मिला रहता है, कि सबूत हम लोग ढूंढते रहते हैं, सबूत मिलते क्या है तुरंत पुलिस क्या है गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन हम लोग किसी के बारे में जान रहे हैं कि अपराध करने वाला है तो पुलिस क्या है उसको गिरफ्तार कर सकती है। उसको वारंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, और उसको कितने दिनों के तक रख सकती है, तो 3 महीनों तक रख सकती है जेल में, याद रखेंगे। 3 महीना मतलब 90 दिन तक उसको रख सकती है, याद रखेंगे, किसी के ऊपर पुलिस को डाउट है तो, ठीक है ना, याद रखना है। उसके बाद क्या है, केस चलेगा उसमें न्यायालय में, तो पुलिस को भी अपनी सफाई देनी पड़ेगी कि हाँ ये ऐसा केस था, इस पर डाउट था करके, ठीक है ना। पुलिस क्या है किसी को भी ऐसा नहीं गिरफ्तार नहीं कर सकती ना, तो ठोस सबूत होगा उसके पास भी थोड़ा बहुत, ठीक है ना, लगेगा कि हाँ ये अपराध कर सकता है या आतंकवादी है करके, या फिर सही इंसान नहीं है करके, तो फिर उसको गिरफ्तार करेगा, याद रखना है ये दोनों कंडीशन। उसके बाद समझते हैं, देखिए यह हमारा स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो गया है। स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में पढ़े हैं, तो 19 से 22 में पढ़े हैं। 19 में क्या क्या पढ़े हैं, 19(1) में पढ़े हैं हम लोग, बताइए। तो 19(1) में पढ़े हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(b) में क्या पढ़े हैं, तो बी में पढ़े हम लोग शांतिपूर्वक सम्मेलन की अधिकार है। सी में क्या पढ़े हैं, संघ एवं समिति राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। डी में क्या पढ़े हैं, भ्रमण करने का अधिकार। ई में क्या पढ़े हैं, आवास या बसने का अधिकार। और जी में क्या पढ़े हैं, तो अपना कारोबार अपने हिसाब से शुरू करने का अधिकार पढ़े हैं। 20 में क्या पढ़े थे, दोष सिद्धि के संदर्भ में, कि दोष सिद्धि के संदर्भ में मतलब किसी व्यक्ति को क्या पढ़े हैं, वर्तमान जो विधि है, वर्तमान में जो नियम कानून चल रहे हैं उसी के अनुसार सजा होगा। एक व्यक्ति को एक जो जुर्म है उसके लिए एक ही सजा होगा, डबल सजा नहीं होगा उसको। और क्या है, स्वयं के विरुद्ध उसको गवाही नहीं, मतलब बाध्य नहीं किया जा सकता उसको कि स्वयं के विरुद्ध वो गवाही दे। उसके बाद है अनुच्छेद 21, क्या पढ़े हैं, अनुच्छेद 21 में पढ़े हैं जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि विदेश भ्रमण करने का अधिकार, निजता का अधिकार पढ़े हैं, पर्यावरण का अधिकार पढ़े हैं। और 21 का में क्या पढ़े हैं, 21(1) में क्या जोड़ा गया है, का में, तो 21(a) में जोड़ा गया है दोस्तों, वो है शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा, ये है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 21(a) को जोड़ा गया है। सभी को मालूम है सन 2000 कितना है जी, 2002 है, याद रखना है, ये पढ़े हैं। और अनुच्छेद 22 में क्या है, अभी जो पढ़े हैं, बंदीकरण एवं निरोध के प्रति संरक्षण, ठीक है ना। कोई आपको गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है ना, तो उसके खिलाफ मतलब आप क्या कर सकते हैं, आपका एक्शन क्या होगा, ये है। या पुलिस क्या है इसमें अपराध, मतलब वो अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है कि पुलिस को मान लो डाउट है तो वो क्या है आपको गिरफ्तार कर सकती है, याद रखेंगे, वो भी 3 महीनों के लिए, ठीक है ना। और अगर ऐसी नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है ना, तो पुलिस क्या है 24 घंटे के अंतर 24 घंटे तक बस अपने पास रख सकती है, न्यायालय का परमिशन रहा उसके बाद ज़्यादा भी रख सकती है, लेकिन 24 घंटे के अंतर्गत वो क्या है दंडाधिकारी मतलब जज के सामने आपको प्रस्तुत करेगी, ये। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग अनुच्छेद 23 से 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या बोलता है, अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध है। मानव के दुर्व्यापार मतलब मानव की खरीदी बिक्री है, जैसे कि मानव की दुर्व्यापार मतलब है कोई बच्चों की बिक्री कर रहे हैं, महिलाओं की बिक्री कर रहे हैं, पुरुषों की बिक्री कर रहे हैं, या इसके अंतर्गत वैश्यावृत्ति है, ये भी शामिल है दोस्तों, ठीक है ना। मानव के खरीद व्यापार से वैश्यावृत्ति भी शामिल है। बंधुआ मजदूरी मतलब किसी को आप बांध के रखे हुए हैं, ठीक है ना, या इसी को बलात् श्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बलात् श्रम बोलते हैं। 23 की बात कर रहे हैं ना, 24 की बात नहीं कर रहे हैं, जगह नहीं है यहाँ पे लिख रहा हूँ, बलात् श्रम बोलते हैं, मतलब बलपूर्वक किसी से आप श्रम कराते हैं, ठीक है ना, बलपूर्वक। और क्या आप पैसा भी नहीं देते हैं, उसका मजदूरी भी नहीं देते हैं, कि कोई आदमी का मान लो करने का इच्छा नहीं है, ठीक है ना, आप बलपूर्वक उनको मेहनत करा रहे हैं और पैसा भी नहीं दे रहे हैं, तो क्या है, वही बंधुआ मजदूरी एक प्रकार से बलात् श्रम है, याद रखेंगे। और बंधुआ मजदूरी क्या है, मतलब बंधा हुआ वाला है, ठीक ना, याद रखना है दोस्तों। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि कोई कर्ज नहीं चुका पाता था तो क्या है उसको बंध जाता था उसमें कर्ज में, और वो क्या है काम करता रहता था। और राजा महाराजा जो भी है चाहे साहूकार होंगे उसमें बहुत ज़्यादा उस पर प्रताड़ित करते थे, काम करवाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करवाते थे। तो अनुच्छेद 23 क्या बोलता है, मानव की दुर्व्यापार है। दुर्व्यापार मतलब क्या होता है, मानव का तस्करी है, बेचना,
ठीक है ना, ये सब है बेचना खरीदना वाला। और बंधुआ मजदूरी, बलात् प्रतिबंध मतलब बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके तहत किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती, वही जिक्र किया था, और न ही उसे जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा सकती है। इसका उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध है। अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तो उसको सजा हो सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 24 क्या बोलता है? दो ही अधिकार है, सिंपल से एकदम, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में बाल नियोजन प्रतिबंध, बाल नियोजन पर प्रतिबंध क्या है दोस्तों? तो ये जो है याद रखना है, 14 वर्ष से कम उम्र के, हम लोग शुरू से जान रहे हैं, 14 वर्ष जो कम उम्र के बालक है उनको कारखाने एवं संकटपूर्ण अभियोजन में लगाने पर प्रतिबंध होगा। याद रखेंगे, उन लोग कारखाने या फिर कोई संकटपूर्ण या कोई जोखिम भरा काम है वहाँ वो लोग काम नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसका बहुत सारा कंडीशन है कि 14 से कम उम्र के भी है तो भी कहाँ कहाँ काम पर कर पाएंगे, ठीक है ना, कहाँ काम नहीं कर पाएंगे, ये भी कंडीशन है। जैसे सिंपल से, जैसे पटाखा दुकान हो गया, ये सब क्या है, खतरा वाला है, तो इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे लोग क्या है, यहाँ काम नहीं करेंगे। सिंपल से याद रखना है। ये जो है मतलब अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 24 जो है दोस्तों क्या बोलता है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन, मतलब नियोजन मतलब क्या होता है, वहाँ उन लोग काम नहीं करेंगे, प्रतिबंध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, किसी बच्चे को कारखानों, खाद्यान्नों एवं अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकते। जोखिम भरे काम हम बोल रहे हैं, ठीक है, याद रखना है। ऐसा नहीं है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक लोग काम ही नहीं करेंगे, लेकिन जोखिम भरा काम बोल रहे हैं, जैसे पटाखा दुकान हो गया, ये सब में हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, तो अनुच्छेद हम लोग देख चुके हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23 और 24। 23 में क्या पढ़े हम लोग? तो मानव दुर्व्यापार है, मानव की खरीदी बिक्री हो गया, ठीक, कोई बलात् श्रम, कोई बलपूर्वक श्रम करा रहा है बिना मजदूरी के, ये वाला हो गया। 24 में क्या पढ़े हैं? 14 वर्ष कम उम्र के बालक क्या है, कारखानों या जोखिम भरे उद्योगों पर काम नहीं करेंगे, ये वाला है, ठीक है, प्रतिबंध है। कोई अगर काम करवाते हैं 14 वर्ष कम उम्र के बालकों को खतरे स्थानों पे, ठीक है, तो उनको सजा हो सकती है, करवाने वाले को। बच्चे को सजा नहीं होगी, करवाने वाले को जो उसको काम दे रहा है बच्चे को, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद है धार्मिक, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कितना है? 25 से लेकर 28 तक। अनुच्छेद 25 क्या बोलता है? अंतःकरण। अंतःकरण का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो यही जान लेते हैं, बोर नहीं होना है, ठीक है ना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सभी एग्जाम के लिए एक ही बार तैयारी करना है, बार बार ये वीडियो नहीं देखना चाहते तो अच्छे से देखिए नोट्स बनाते बनाते, ठीक है। अंतःकरण, ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक से है, ठीक, कोई गलत नहीं है इसमें। अंतःकरण, अंतःकरण मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध स्थापित करने या बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता है। जैसे मीराबाई कृष्ण भगवान को क्या मानती थी? मीराबाई कृष्ण भगवान को पति के रूप में देखती थी। जैसे कान्हा को कृष्ण भगवान है, उसको क्या है, बहुत तो क्या मानते हैं, ठीक है ना, जिनका कोई भाई नहीं रहता है तो भाई मानते हैं, उनको राखी बांधते हैं, तो अपने अनुसार इस संबंध स्थापित कर सकते हैं। यही क्या कहलाता है? अंतःकरण। याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतःकरण की धार्मिक रीति रिवाज मनाने की और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानने का अधिकार वही है, अपना अपना धर्म है, कोई भी धर्म को आप लोग अपने अनुसार मान सकते हैं, कोई इसमें बाध्यता है कि नहीं है, स्वतंत्र हैं आप लोग, यही तो स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आचरण का अधिकार, कि आप लोग जो भी धार्मिक पूजा जैसे भी करना चाहते हैं, ठीक है ना, घर में कुछ आयोजन कराना चाहते हैं, आस्था है, विचार है आपके प्रति धार्मिक से, तो प्रदर्शन की भी स्वतंत्रता है आपके सामने, सबकी की स्वतंत्रता है, पूजा जिस प्रकार से भी करें आप, ठीक है, ये भी है। प्रसार, अपना धर्म का प्रसार आप बिल्कुल कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ये वाला बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए लिखा हुआ है, किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके रीति रिवाज को मान सकता है, धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है, ये है, कोई भी व्यक्ति। देखिए ये जो है कोई भी धर्म को मान सकता है, कोई भी व्यक्ति क्या है, मंदिर भी जा सकता है, मस्जिद भी जा सकता है, चर्च भी जा सकता है, गुरुद्वारा भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना, ये याद रखना है। कोई भी रीति रिवाज मान सकता है, जैसे कि मान लो इसको जनाजे पे जा रहे हैं या फिर शादी है, कोई भी रीति रिवाज मान सकते हैं, ये वाला है धार्मिक वाला जो मान्यता है। उसके बाद अनुच्छेद 26 क्या बोलता है? अनुच्छेद 26 बोलता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य का आप जैसे भी प्रबंध करना चाहें कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, याद रखना है। तो इसके अंतर्गत क्या है? कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, कानूनी रूप से धार्मिक संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन करने का अधिकार है। जैसा कि इसमें बात हो रहा है कि ये जो है मंदिर है, ये क्या है, मस्जिद है, ये क्या है, चर्च है, और ये क्या है, गुरुद्वारा, सबको दिख रहा है। क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत? कोई भी जो व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना कानूनी रूप से धार्मिक संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन करने का अधिकार। इसके अंतर्गत ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि लोक स्वास्थ्य सदाचार स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को निम्न प्रकार का अधिकार होगा कि ये जो है अपने धार्मिक कार्यों संबंधी विषयों का प्रबंध करने का, जंगम या स्थावर, जंगम मतलब क्या होता है
चलने वाला। और स्थावर संपत्ति का स्वामित्व का अर्जन करना, कोई भी धर्म के लोग हैं उन लोग क्या है अपना अर्जन कर सकते हैं धर्म मतलब मंदिर पे, ठीक है। ऐसे संपत्ति का विधि अनुसार प्रशासन करना, ऐसे संपत्ति है उसका अनुसार विधि के अनुसार प्रशासन भी कर सकते हैं। यहाँ विधि होना चाहिए, जैसे ट्रस्ट चलाते हैं ना जी, सिंपल सा है। मंदिरों में क्या है, जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर है, ट्रस्ट है, अयोध्या में भी ट्रस्ट है, ये सब क्या है मेन तो प्रशासन के अंतर्गत ही काम करते हैं, सरकार के अंतर्गत, लेकिन अपने अनुसार चलाते हैं इन लोग, ठीक है। वही क्या है ट्रस्ट कहलाता है, ठीक, यही प्रशासन है, याद रखेंगे। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 क्या बोलता है कि धार्मिक कार्य के लिए धन कर मुक्त है। जैसे कि सभी जानते हैं, जैसे आप लोग यहाँ से समझेंगे कि कुछ दान करते हैं, मान लो आप लोग मंदिर में दान करते हैं, मान लो आप लोग 2 लाख रुपए दान करते हैं या फिर 10 लाख या 20 लाख दान करते हैं, तो उसमें टैक्स लगता है क्या मंदिर में दान करने से? तो पैसा वैसा कुछ नहीं कटेगा आपका, ठीक है ना। मंदिर में 20 लाख का है तो 20 लाख आपको दान करते हैं, कोई इसमें बीच में होता है, कुछ नहीं होता है टैक्स वैक्स। तो यही बोला गया है धार्मिक कार्य के लिए धन कर मुक्त, टैक्स फ्री होगा, याद रखेंगे। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, याद रखेंगे, जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए व्यय की गई हो। कोई भी धार्मिक संप्रदाय है, कोई मंदिर है या कोई विशेष धर्म है, उसको आप लोग दे रहे हैं, ठीक है ना, उसकी उन्नति के लिए, उसकी उजागर के लिए, या कोई मंदिर के उत्थान के लिए, बनाने के लिए, ठीक है ना, तो आप में क्या है, आपको क्या है उसमें बिल्कुल टैक्स भी पे करना नहीं पड़ेगा, यही बोल रहे हैं। अनुच्छेद 28 क्या बोलता है, सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, याद रखेंगे, ठीक है ना। सरकारी खर्च से चल रहा है मतलब जैसे कि सरकारी स्कूल है, सरकारी कोई संगठन है, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा, कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, नॉर्मली शिक्षा दी जाएगी जो सभी धर्मों को समान समझे, कोई विशेष धर्म को उसका प्रचार नहीं किया जाएगा, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसके अंतर्गत, सरकारी खर्च से चलने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को जबरदस्ती सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, याद रखेंगे, ठीक है ना। किसी को भी आप धर्म को सुनो करके बाध्य नहीं कर सकते, भले हमको प्रचार करने या प्रसार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी को हम लोग जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि हम लोग जो बोल रहे हैं अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं तो आप जबरदस्ती सुनना ही होगा करके, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो ये बोला गया है। अनुच्छेद जो है 29 क्या बोलता है कि शिक्षा एवं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, यह अल्पसंख्यक वर्ग है। अल्पसंख्यक मतलब सिंपल से याद रखना है, जो क्या है जिनकी संख्या कम है, वर्गों के हितों के लिए संरक्षण है, कि अल्पसंख्यक लोगों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है, कि इसमें क्या है शैक्षणिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है अल्पसंख्यक लोगों को, उन लोग तो करते ही करते हैं ना शैक्षणिक में। अनुच्छेद 30 क्या बोलता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है, कि अल्पसंख्यक लोग भी अपना स्कूल, संस्थान, कुछ भी आप लोग मतलब उन लोग खोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है, खोल सकता है, और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। अनुदान मतलब क्या होता है कि अनुदान मतलब लोन प्रकार से देती है ना, अनुदान मतलब मदद करती है पैसे के रूप में, ठीक है, यही क्या है अनुदान, या मदद करती है, एक प्रकार से क्या है सब्सिडी देती है, तो क्या है उन लोग को भी देगी, सब 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 सरकार के लिए क्या है सब वर्ग समान है, चाहे अल्पसंख्यक हो, हिंद मतलब ST हो, SC हो, OBC हो, ठीक है, ये याद रखना है। जैसे कि मदरसा, संस्कृत विद्यालय, सबके लिए क्या है सरकार समान रूप से ध्यान देती है। उसके बाद हमारा लास्ट है दोस्तों, उसके बाद खत्म हो जाएगा, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद क्या है 32 में है, हम लोग पढ़ चुके थे उस दिन कि अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 32, इसे मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है दोस्तों, याद रखें। मूल अधिकार का जो संरक्षण कौन करते हैं मेन रूप से, ठीक है ना, तो न्यायालय ही देख रेख करता है कि आदमियों का या हमारे नागरिकों का मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए करके, ठीक है ना, ये होता है। अगर होता है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। जैसे कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट रक्षा करता है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो हाई कोर्ट है वो मूल अधिकारों की रक्षा करता है व्यक्तियों के, राज्य के जो व्यक्ति है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, या हाई कोर्ट है, रीट जारी करता है। रीट के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, वो पढ़े हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस हैबियस मतलब कॉर्पस, परमादेश पढ़े हैं, अधिकार परीक्षा पढ़े हैं, प्रतिषेध पढ़े हैं, और उत्प्रेषण भी पढ़े हैं दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए ये हमारा खत्म हो गया। उसके बाद कुछ क्वेश्चन होगा उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन वाला सीरीज हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे क्योंकि 1 घंटा होने वाला है, ठीक है।
आपसे आग्रह करना चाहूँगा, लंबा वीडियो तो है लेकिन आप लोग का क्या है, एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद कहीं से भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑथेंटिक बुक लक्ष्मीकांत इतना जो मोटा बुक है, आप देखे होंगे यूपीएससी वाले लोग पढ़ते हैं, अच्छे से मैं इसका एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है ना, मेरा मेन मकसद वही रहता है कि एक्सप्लेन करूँ। या तो मैं पढ़ सकता था, फटाफट बढ़ सकता था, इसको 20 मिनट 15 मिनट में भी खत्म हो सकता था, लेकिन मेरा मकसद है आप लोग समझे उस तथ्य को, इसलिए बार बार मैं बोलता हूँ उसको। आप लोग को लगता हो कि सर वही चीज़ बार बार क्यों बोलते हैं, आपको याद हो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ इसको। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से तो कौन सा? 17। तो 17 में क्या है, चलिए बात करते हैं। 17 में है अस्पृश्यता का अंत पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, अनटचबिलिटी पढ़े हैं, उसका अंत किया गया है। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत में जैसे महात्मा उपाधि, राय बहादुर उपाधि, सुल्तान मुल्तान, ये सब उपाधि थी, ये वाला। अनुच्छेद 23 में क्या पढ़े हैं? तो 23 में पढ़े हैं मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम। लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं? बच्चों का शोषण बोल रहा है, मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे लोग कारखानों, जोखिम भरे स्थानों पर काम नहीं करेंगे, ये बोलता है। तो अनुच्छेद 24 हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा, याद रखेंगे, बनना चाहिए आप लोग से दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? फर्स्ट ऑप्शन है, देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अभी तो लास्ट हम लोग पढ़े हैं ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, याद रखना है। तो आंसर नंबर हमारा डी होगा। उसके बाद है कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का मतलब अधिकार देता है, शिक्षण संस्थान स्थापित करने का? तो 19 क्या बोलता है? ये तो धार्मिक स्वतंत्र, मतलब ये तो स्वतंत्रता का अधिकार बोलता है। 26 क्या बोलता है? 26 को आप सभी लोग जानते हैं क्या है, इसमें जो है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता है। 29 में क्या है? अल्पसंख्यक जो वर्ग है, हितों का संरक्षण करने का अधिकार है, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। और 30 क्या बोलता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना या प्रशासन करने का अधिकार है। यही तो बोल रहे हैं ना, मनपसंद शिक्षण संस्थानों की स्थापित करने का। अनुच्छेद क्या होगा इसमें? 30 होगा दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, वो है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, बोल रहे हैं। मौलिक अधिकार हम लोग पढ़े हैं, इसका ट्रिक क्या था जी? समस्त शोध संस्कृति के लिए, संस्कृति उपचार के लिए, संस्कृति उपचार पढ़ें। सम से क्या है? समानता पढ़े हैं। उसके बाद याद रखना, लाइन से याद रखना है ना, अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29, 30 और 32। शोध से क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। धर्म से क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें जो है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, बोल रहे हैं दोस्तों? तो समानता का अधिकार तो हमारा मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध भी है, संपत्ति का अधिकार पहले था लेकिन अब है क्या? अब नहीं है। तो आंसर हमारा यही होगा। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो है ही है, 25 से 28 में सभी जानते हैं आप लोग। ओके, चलिए ठीक, आगे देखते हैं। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये किसमें पढ़े हैं जी, बताइए? ये हम लोग पढ़े हैं 74 पढ़े हैं क्या? 74 तो इसमें मौलिक अधिकार में है ही नहीं। ठीक है ना, 21 वाले में पढ़े हैं कि 21 वाले में तो जीवन जीने का अधिकार है, पढ़े नहीं है। 22 में क्या है? बंदीकरण एवं निरोध के प्रति संरक्षण है, इसमें भी नहीं है। तो क्या होगा इसमें? 20 का 3 में पढ़े हैं, देख लीजिए जाके, 20 का 3 में है। ठीक है, उसके बाद जो है ये वही वाला है। ठीक, चलिए, तो आज हमारा मौलिक अधिकार वाला है टॉपिक अच्छे से खत्म हो गया है। ये वाला वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद आप लोग MCQ जो भी कहीं का भी सॉल्व करते हैं तो वो बन जाएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। ठीक है।